प्यारे बच्चों, आज हम एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल, क्षारक और लवण, कहीं कहीं अम्ल क्षारक भी लिखता है, इसके विषय में हम चर्चा आपको करेंगे कि क्षार और क्षारक की स्थिति क्या है। यहाँ अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट का हम अध्ययन के विषय में आप लोग को बताएंगे। और यह चैप्टर 5 लेक्चर में है, यह पहला लेक्चर है। इस पाठ को पढ़ाने के लिए कम से कम बेटा 10 से 12 घंटे लगेंगे, लेकिन यह 5 चैप्टर में हम आपको मुख्य चीज़ों से अवगत कराएंगे। और यह पहला लेक्चर है, इसको 5 लेक्चर में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आइए हम बताते हैं। सबसे पहले मन से बेटा देख लेना इस चीज़ को, और कापी कलम लेकर बैठ जाओ, और सब छोटी सी छोटी चीज़ों को हम इसमें समावेश करके आपको समझाएंगे। यदि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तब भी यह चैप्टर आप जान जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके विषय में हम आपको बता दें। सबसे पहले हम यहाँ कुछ हेडिंग डाले हैं, कुछ और भी हेडिंग डालेंगे। यह है आयन और आयनन। आयन के विषय में जानना इस चीज़ को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक्स्ट्रा हम डाल दिए हैं हेडिंग। अम्ल, क्षार, अम्ल के गुण, ये सब चीज़ों के विषय में आपके सामने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें बेटा, सबसे पहले हम आपको ये बता दें मेरे प्यारे बच्चों, आयनन और आयन क्या होता है। बेटा इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम 1 मिनट का समय देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए। जैसे तत्व, परमाणु, अणु और यौगिक। ये तीनों की चीज़ में हम बेटा बता दें थोड़ा। तत्व क्या है, तत्व की परिभाषा हम नहीं बता रहे हैं। तो तत्व किसी, देखिए जैसे सोडियम तत्व है, सोडियम परमाणु भी कह सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये परमाणु हैं। यह कुछ तत्व जो होते हैं बेटा मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे सोडियम केवल Na लिखा जाता है, मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है, कैल्शियम को Ca लिखा जाता है। लेकिन Cl2, H2, I2, Br2 जैसे ये है बेटा, यह अणु है। यह क्या है, यह क्लोरीन है, हाइड्रोजन, आयोडीन और ब्रोमीन। इसको जो लिखा जाता है बेटा, यह अणु है। कुछ तत्व जो होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, जो अकेले रहते हैं। कुछ डाई एटॉमिक होते हैं, जैसे इसमें क्लोरीन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो है। यह स्वतंत्र अवस्था में Cl नहीं हो पाता है, इसलिए यह जो अणु है यह डाई एटॉमिक है बेटा। डाई माने 2, डाई एटॉमिक है। हाइड्रोजन को डाई एटॉमिक के रूप में लिखते हैं, आयोडीन, ऐसे बहुत से हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है, 4 ठो दे देगा, कौन डाई एटॉमिक है, कौन मोनो एटॉमिक है। तो हम थोड़ा रूबरू करा दें, क्योंकि पाठ का शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो बीच बीच में हमको रुकावट पैदा करेंगी। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम थोड़ा अणु के विषय में बता दिए। मोनो एटॉमिक जान गए, जो अकेले हैं। यह डाई एटॉमिक है बेटा, जो 2 की संख्या में होते हैं। सफिक्स के रूप में Cl2, H2, I2, Br2 लिखा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं बेटा, जैसे O3, यह ओजोन है। यह ट्राई एटॉमिक है, यह 3 अणु है, ऑक्सीजन का है, 3 परमाणु, इसलिए यह ट्राई एटॉमिक बोला जाता है। यह त्रिअणुक, द्विअणुक, एक अणुक, हिंदी में मोनो एटॉमिक 1 अणुक, डाई एटॉमिक 2 अणुक, ट्राई एटॉमिक 3 अणुक। तो ये चीज़ों के विषय में हम बता दिए बेटा सरसरी नज़र से। अब हम थोड़ा सा यौगिक के विषय में चर्चा कर दे बेटा। यौगिक के विषय में क्या होता है प्यारे बच्चों, यौगिक जब 2 परमाणु, 2 तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो यौगिक बनाते हैं। इसके विषय में कौन यौगिक क्रिया करेगा, कौन तत्व आपस में क्रिया करेंगे, इसके लिए इस पाठ का चीज़ नहीं है, यह पूर्व ज्ञान से संबंधित है। फिर भी हमारे YouTube के
केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के चैनल में ये चीज़ सारी चीज़ रहेगी। आपको बहुत ही तेज, बहुत बेटा मान लीजिए कि रसायन विज्ञान में आप बहुत ही अच्छा हो जाएंगे, कहीं भी जाके आप अध्ययन करेंगे सबसे तेज रहेंगे। आइए थोड़ा सा बता दें, कलम और कापी लेकर बैठ जाइए, गति हम धीमी गति से पढ़ाएंगे। अगली स्थिति है मेरे बेटा, इसका भी हम चर्चा थोड़ा कर दें यौगिक के विषय में। जैसे सोडियम क्लोराइड, यह यौगिक है बेटा, क्योंकि यह सोडियम है, यह क्लोरीन है, यह सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस से मिलकर बनता है। यह सोडियम क्लोराइड अर्थात Cl से क्लोरीन से, सोडियम से, और यह क्लोरीन से मिलकर बनता है। हालांकि यहाँ सोडियम क्लोराइड का यह फार्मूला यहाँ 2 नहीं रहेगा, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला A है। जब इसको हम आपको संयोजकता के विषय में बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको इस समय तो बेटा हम सिलेबस बता रहे हैं, जब ये चीज़ पढ़ाने लगेंगे हम तुरंत दूसरे यानी हम अपने लीक से हट जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको हमारे चीज़ में मिलेगा विधिवत चर्चा के, विधिवत अध्ययन के लिए। आइए, यह यौगिक हो गए। जैसे यहाँ CuSO4, यह कॉपर सल्फेट है बेटा, यह कॉपर सल्फेट एक प्रकार का यौगिक है। तो हम यौगिक के विषय में भी बता दिए, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसकी ज़रूरत थी इसलिए हम बता दिए। अब आइए हम जो हेडिंग डाले हैं बेटा उसके विषय में हम बता दें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, उसके विषय में हम बता दें बेटा। सबसे पहले देखिए, यहाँ मुख्य पाठ का शुरुआत है। आयन क्या होता है बेटा? आयन और आयनन। देखिए, आयनन क्या होता है? किसी भी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को निकलने या ग्रहण करने की घटना आयनन कहलाती है बेटा। जैसे देखिए, ये सोडियम है, एक क्लोरीन है, यानी सोडियम से एक परमाणु यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यह हो जाएगा Na+, अर्थात यह आयन है। क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन जुट रहा है, यह है क्लोरीन आयन। तो कहने का मतलब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने या जुटने की क्रिया आयनन कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, किसी भी परमाणु से किसी परमाणु हो चाहे अणु हो से इलेक्ट्रॉन को निकलने या जुटने या ग्रहण करने, निकलने या ग्रहण करने, जुटने थोड़ा शब्द वो अच्छा नहीं लग रहा है, या ग्रहण करने की क्रिया या प्रक्रिया, क्रिया आयनन कहलाती है। आयनन। अब इसके विषय में हम बता दें बेटा, किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को निकलने या ग्रहण करने की प्रक्रिया आयन कहलाती है, आयनन कहलाती है। वैसे आयनन की परिभाषा क्या है? यह आयनन की क्रिया जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी होती है, यानी यह प्रक्रिया कई तरीके से कराई जाती है। यहाँ देखिए, किसी भी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन निकलने या ग्रहण करने की प्रक्रिया आयनन कहलाती है। तो आयनन में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह धनायन होता है। इसे हम देखिए आयन, अब यहाँ पर बता दें आयन की स्थिति। आयन, प्यारे बच्चों, हम आयन के विषय में बता दें। आयन 2 प्रकार के होते हैं बेटा। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और दूसरा जो होता है बेटा ऋणायन, या देखिए ऋणायन
आयनन की प्रक्रिया में जब आयनन होती है तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागने वाला होता है वह धनायन होता है, जैसे सोडियम प्लस है, यह धनायन है। इसको इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं, इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं बेटा। और ऋणायन को इसको देखिए, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, जैसे क्लोरीन, यह क्लोरीन है, यह माइनस। तो आयन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक धनायन, एक ऋणायन। धनायन जो होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। धनायन है बेटा, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं यह, और यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये फिर से देख लीजिए, बता दे बाबू, पहले आयनन की प्रक्रिया जान लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह अइबे करेगा या बेटा बार बार, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। देखिए आयनन क्या है? किसी परमाणु, यह परमाणु है, किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को निकलने या ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन को निकलने या ग्रहण करने की क्रिया आयनन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को निकलने या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया आयनन कहलाती है। आयनन की क्रिया में 2 तत्व जो यौगिक में से टूटते हैं परमाणु, वह 2 प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ जैसे 2 प्रकार की आयन कौन? पहला आयन जो होगा धनायन, दूसरा बेटा ऋणायन होगा। धनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जैसे सोडियम धनायन है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। जैसे क्लोरीन बेटा है, यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है मेरे बाबू। यह ऑक्सीजन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। सॉरी देखिए यहाँ गलत हमसे ध्यान हट गया बेटा, यह इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं अर्थात प्लस प्लस। यहाँ आयरन है, देखिए आयरन, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कहीं कहीं त्याग करते हैं, कहीं कहीं बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करते हैं, इसलिए यह धनायन है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो उस पर ऋण आवेश पाया जाता है, अर्थात वे ऋणायन होते हैं। क्लोरीन ऋणायन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। और जैसे फास्फोरस है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। कहने का मतलब बेटा जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यह 3 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा। तो कहने का मतलब है कि आयन डिवाइडेड टू द 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ कैटायन, सेकेंड पार्ट ऑफ एनायन। तो कहने का मतलब कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो हम आपको दिखा दिए उस पर धनावेश पाया जाता है। ऋणायन जो होते हैं ऋणावेश पाया जाता है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा। अब हम चलते हैं मुख्य मुद्दा अम्ल पर। इतनी जानकारी जरूरी है, पाठ को समझने और पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 4 मिनट 5 मिनट इसमें आपको दे दिए। अब इसको मिटा देते हैं बेटा। देखिए यह स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड बेटा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए स्मार्ट बोर्ड और इससे कितना अंतर पड़ता है आपको बता दें। स्मार्ट बोर्ड में एक निश्चित चीज़ फिक्स कर देते हैं, अब उतना पिट करके उसको अपना लाते हैं, आप उसको देखते हैं। ये मत सोचिए कि वह स्मार्ट बोर्ड की पढ़ाई ही अच्छी है, क्योंकि हमको क्या दिमाग में आ जाएगा, किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ये चीज़ अम्ल पढ़ाने में क्या क्या ज़रूरत आएगी, हम प्रेजेंट ऑफ माइंड पर विश्वास करते हैं। अच्छी चीज़ बहुत आ सकती है, तब हम वहाँ जो फिक्स किए रहेंगे वही बता सकते हैं। तो इससे और बोर्ड, ओरिजिनल बोर्ड ब्लैक बोर्ड से और स्मार्ट बोर्ड से बहुत अंतर है। देखने वालों के लिए स्मार्ट बोर्ड खूब अच्छा लगेगा, लेकिन ये पढ़ाई जो है वास्तविक पढ़ाई है, इस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा।
अच्छा देखिए बेटा, अब चलते हम अम्ल के विषय में। बेटा अम्ल क्या है? अम्ल एसिड के विषय में हम बताने चल रहे हैं प्यारे बच्चों आपको। एसिड, अम्ल। देखिए अम्ल की थोड़ा जनरल जानकारी, एक सामान्य जानकारी देख लीजिए बेटा। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं पहला, यानी स्वाद नहीं लिख रहे हैं, केवल खट्टा लिख दे रहे हैं। आप इतना समझ सकते हैं कि इसके पहले क्या लिखा गया है। खट्टा का मतलब स्वाद में खट्टा, भाई खट्टा मीठा इस स्वाद से चख के बताएंगे हम, यानी अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी स्थिति बेटा है, यह लिटमस पेपर पर, दूसरी स्थिति जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, यह लिटमस, अब लिटमस पेपर को यह लाल कर देते हैं। किस पेपर को? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखिए एक शॉर्टकट में एक चीज़ हम कोड किए थे, यह हमारा कोड है बेटा, पहला कोड है, यह हमारा कोड है। अगर कहीं भी निर्मित होगी तो यह हमारा कोड, अपना स्वयं का कोड है, और कहीं भी नहीं देखेंगे अगर इसका खोज किया गया है तो हमने किया है कि अनिला अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसी तरीके से क्षार के लिए भी हम वीडियो है, और नीला अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये अनिला याद रखेंगे। देखिए अम्ल क्षार कौन नीला करता है, कौन लाल करता है, ये बार बार भूलती है बेटा। हम लोग 100-200 बार पढ़ा के अब तो थोड़ा कंठस्थ हो गया है, नहीं जब शुरू में पढ़ाते थे तो बार बार भ्रम में रहते थे। तो हम इस भ्रम से बचने के लिए हमने एक चीज़ का आविष्कार किया आज के 2500 साल पहले, और यह अनिला जो है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। छलनी भी है, छाल उसमें लिखेंगे, छाल पढ़ाएंगे तो वहाँ मालूम हो जाएगा। छलनी जो होता है छाल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जब वहाँ पढ़ाएंगे दूसरे लेक्चर में तो स्थिति रहेगी बेटा। आइए थोड़ा बता दें, थोड़ा हम बेटा लिटमस पेपर से आपको रूबरू करा दें। मेरे प्रिय बेटा यहाँ देखिए हम लिखे हैं, हमारे लिखने का औचित्य है बेटा कि हम अगर इसके इतना लिखते तो हमको कम से कम 2 से 3 मिनट लगता, और एक खट लिखाता, आपको थोड़ा सा वीडियो नीरस हो जाता। इसलिए यह चीज़ हम बेटा उतार दिए हैं। देखिए है क्या, स्मार्ट बोर्ड न होने के कारण जो सोचिए आप। तो लिटमस पेपर के विषय में थोड़ा हम बता दें बेटा, रूबरू करा दें आपको कि लिटमस पेपर होता क्या है। बेटा लिटमस पेपर होता है, यह एक बायोलॉजिकल यानी बॉटनी का, जब आप बॉटनी हम पढ़ाएंगे जूलॉजी बॉटनी, तो उसमें समूह, हालांकि कक्षा 9 का सिलेबस हो गया है, कक्षा 11-12 में बृहत है। यह थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है लाइकेन। समझ गए बेटा, थैलोफाइटा समूह का एक है लाइकेन है। एक लाइकेन नामक पौधे से यह लिटमस पेपर की निकाला जाता है, इसकी उत्पत्ति की जाती है बेटा। यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, और जब यह निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चे तो यह बैगनी रंग का होता है बेटा उस समय। अच्छा, जब यह बैगनी रंग का होता है तो हम इसको 2 भाग में समझाने के लिए बांट दे रहे हैं कि लिटमस पेपर थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकलता है। जब यह किसी अवस्था में नहीं रहता है, अम्लीय और क्षारीय अवस्था में नहीं रहता है बेटा, तो यह बैगनी रंग का होता है मेरे बाबू, मेरे प्रिय बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या कर दिए, एक चीज़ कर दिए कि लिटमस पेपर, लिटमस जो होता है एक पेपर के रूप में भी कर सकते हैं और विलयन के रूप में भी बनाया जा सकता है बेटा। तो हम विलयन के रूप में, यह कक्षा 12 का सिलेबस है, अनुमापन क्रिया में बहुत क्या कहा जाए विडंबना है कि अनुमापन की क्रिया ही इंटर से गायब कर दी गई है बेटा, और केवल चर्चा करी जाएगी। सब प्रैक्टिकल को गायब किया गया है, जिससे शिक्षा का स्थिति ये बन गई है कि अमीर के बच्चे ही पढ़ पाएंगे। यह शिक्षा ऐसी बना दी गई है कि केवल इसमें अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ेंगे। ये हम गरीबों के लिए एक तरीके से हमारा चैनल एक आप लोग के लिए एक शिक्षा की जीवन प्रदान करेगा। और देखिए तो लिटमस थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से है, तो एक पेपर के रूप में, एक विलयन के रूप में। विलयन से मतलब नहीं है, विलयन की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि यह हम पेपर के रूप में चर्चा कर रहे हैं बेटा।
यह पेपर के रूप में दो प्रकार के, नीला और लाल कर दिया जाता है, नीला और लाल। जब हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं नीले पेपर का, अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं नीले पेपर का बेटा, तो यह क्या हो जाता है, यह लाल हो जाता है। यह क्या हो जाता है, लाल। यह जब नीले पेपर के साथ अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो लाल हो जाता है, जो यहाँ ऊपर इंगित है मेरे बाबू। इसी तरीके से लाल पेपर को क्षार से जब क्रिया कराई जाती है बेटा, तो यह बेटा नीला हो जाता है, छलनी, यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये हम लिटमस पेपर के विषय में बता दिए। कभी कभी देखिए एग्जाम में ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ देगा कि जो आपके किताब में है ही नहीं मेरे बाबू। कक्षा 10 के किताब में NCERT बोर्ड में आप बच्चे सोचते हैं कि बहुत चीज़ है, इतनी चीज़ें गायब कर दी गई है कि अब पढ़ाई बहुत विकट हो गई है। एकदम शिक्षा इतनी कठिन हो गई है कि हर चीज़ पढ़ने के लिए बच्चा जाएगा कहाँ, सबके पास पैसा है कि पढ़ लेगा। अब देखिए बेटा, तो यहाँ पर विलेन के रूप में हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, निश्चित है मेरा वादा है बेटा कि यह चैनल आपको इतना शिखर पर ले जाएगा, बार बार हम कहते हैं शिखर पर ले जाएगा बेटा। आप कहीं चाहे मेडिकल की तैयारी करने जाए, वहाँ भी जहाँ जाएंगे आपका बेसिक सबसे मजबूत रहेगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हर चीज़ अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर दे रहे हैं, कभी किए नहीं है, इस समय कर दे रहे हैं। आइए, अच्छा अब हम चलते हैं बेटा अम्ल के विषय में। अम्ल जो होते हैं, अम्ल के विषय में लिटमस पेपर का प्रभाव बता दिए। अब अम्ल क्या हैं, अभी तो जनरल हम चीज़ें आपको बता रहे हैं बेटा। अम्ल तैयारी के आधार पर, तैयारी मतलब बनावट उनावट के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं बेटा, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक, कार्बनिक, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। जरा इस पर अब इस यहाँ से मन से शुरू कर लीजिए पढ़ाई बेटा। यहाँ मन से देखिए बेटा, अम्ल जो है, जो बनावट यानी तैयार बनाएंगे हम, उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक एसिड और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड। अब ये अकार्बनिक जो एसिड होते हैं बेटा ना, ये बेटा मानव निर्मित होते हैं, ये आदमी इसको बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं बेटा, यह खनिजों से बनाते हैं बेटा। यह जो अकार्बनिक है ना अम्ल, यह खनिज से बनाया जाता है। अब देखिए, जब हमारा धातु अधातु के पाठ में धातु कर्म हम पढ़ाएंगे, धातु कर्म में देखेंगे तो खनिज के विषय में बताया जाएगा कि खनिज वह पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। एक सामान्य बता दिए, असली परिभाषा थोड़ा सा बदलेंगे जब उसमें हम पढ़ाएंगे। तो यह खनिज अम्ल कहलाते हैं। इसी को मानव निर्मित अम्ल भी कहते हैं। ये होते क्या है बेटा, यह बहुत अधिक खतरनाक होते हैं प्यारे बच्चों। यह अकार्बनिक खनिज जो होते हैं, जो मानव निर्मित बनाए जाते हैं, यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। और जब खतरनाक होते हैं, अगर इसका ब्रांडेड कोई पैकिंग वैकिंग रहता है तो इस पर वही जो डेंजर वाला हिसाब किताब इस पर बना दिया जाता है कि यह काफ़ी खतरनाक होता है। और ख़तरनाक में कौन कौन एसिड मुख्य रूप से हैं, इसके विषय में बता दे बेटा। यह HCl है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये क्या है बेटा, यह सल्फ्यूरिक, यह है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक। देखिए नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा, यह नाइट्रेट, यह बम बनाने के भी काम में आया जाता है, बहुत जगहों पर काम आता है। विस्फोटक चीज़ों में इसको बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। टाइनाइट्रोटाल्विन TNT, टाइनाइट्रोटाल्विन TNG, टाइनाइट्रोग्लिसरान, समझ गए। तो यह टाइनाइट्रोटाल्विन इससे बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल से। तो यह क्या लिख दिया, हाँ एसिड। तो मुख्य रूप से जो खतरनाक होते हैं बेटा, अकार्बनिक अम्ल होते हैं, वह मानव निर्मित होते हैं। वह पृथ्वी के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं उससे मिक्सचर करके बनाए जाते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और दूसरी स्थिति क्या है मेरे प्रिय बच्चे? दूसरा जो कार्बनिक अम्ल होता है, कुछ तो प्रकृति में वनस्पतियों में पाया जाता है, कुछ तो हमारे शरीर वनस्पतियों में ज़्यादा पाया जाता है बेटा। यह मानव निर्मित होता है, बनाया जा सकता है, दवा वाइज एक तरीके से होती है तो बनाया ही जाता है, लेकिन यह अधिकांश प्रकृति प्रदत्त होती हैं। प्रकृति प्रदत्त मतलब जान रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, जैसे पेड़ पौधों में नींबू है, कच्चे फल हैं, ये सब चीज़ों में स्वयं उसमें रहता है। यह खतरनाक नहीं होते हैं बेटा, यह खतरनाक नहीं होते, यह हमारे शरीर में इसकी उपयोगिता है, इसकी कमी से हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है बेटा। आइए थोड़ा बता दें हम, यह कार्बनिक रसायन अम्ल में एसिटिक अम्ल जो होता है यह सिरके में पाया जाता है बेटा। जैसे अचार उचार में इसको डाला जाता है, यह सिरका नाम सुने होंगे, सब लोग जानते हैं। अच्छा, सिट्रिक अम्ल एक होता है बेटा, सिट्रिक अम्ल। और टाइट्रिक अम्ल जो होता है इमली, कच्चे अंगूर में पाया जाता है। फार्मिक एसिड जो होता है जानते हैं, जो बिच्छू डंक मारता है या चींटी जो काट लेती हैं तो हमको जो जलन पैदा होता है बेटा, इसमें फार्मिक एसिड होता है। यानी बिच्छू और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। और इसके बाद एक आध चीज़ और होता है बेटा, कहीं कहीं जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, कुछ कांटे धंस जाते हैं तो विषैले टाइप के होते हैं, बहुत खुजलाते उजलाते हैं। कैक्टस का कुछ पौधा होता है, नागफनी का, वह भी उसमें कुछ मात्रा में ना ये जहाँ जलन पैदा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यही है। ऑक्जेलिक अम्ल है बेटा, टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड है, दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है बेटा। और एक प्रकार का कार्बोनिल अम्ल है जो अधिक मात्रा में मानव निर्मित कार्बनिक अम्लों में ये बनाया जाता है। जो कार्बोनिक अम्ल होता है बेटा, यह कार्बनिक अम्लों को पेय पदार्थों में, जैसे जो पीने वाले पदार्थों में बुदबुदाहट जो झाग बनाया जाता है, यह कार्बोनिल अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय पदार्थ समझ रहे हैं ना? अरे भाई थम्स अप, लिम्का जो ये सब आजकल सोडा वाटर वाले हैं, ये सब यह कार्बोनिक अम्ल उसमें जो होता है कार्बोनिल अम्ल डाले जाते हैं। तो ये चीज़ की बेटा हम जनरल हम आपको जानकारी बता दिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक रसायन के क्षेत्र में अब जा रहे हैं। तो ये लिटमस पेपर के विषय में बता दिए बेटा, अम्ल के विषय में बता दीजिए। अम्ल दो प्रकार के होते हैं तैयारी के आधार पर, एक अकार्बनिक होते हैं अम्ल और कार्बनिक अम्ल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड। अकार्बनिक खनिज जो होते हैं या खनिज अम्लों से बनाए जाते हैं या मानव निर्मित होते हैं, यह बहुत डेंजर होते हैं, खतरनाक होते हैं, इससे बहुत बचा जाता है। यहाँ तक कि ये पूरे बॉडी को जला के एकदम नष्ट कर सकते हैं, इतनी स्थिति इसकी खराब होती है। ये संक्षारक का भी बड़ी काम करते हैं। संक्षारक किसी लकड़ी को या किसी चीज़ को गलाना सलाना हो या समाप्त करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये संक्षारक का काम करते हैं बेटा। अच्छा, और एज जो है शरीर में पाया जाता है, यह पेड़ पौधे वनस्पतियों में पाई जाती है अधिक मात्रा में। तो ये चीज़ हम बता दिए। अब इसके विषय में देखिए थोड़ा सा अम्ल के हम एक चीज़ ये है, हम 1 मिनट का समय ले रहे हैं बेटा, 1-2 मिनट लग सकता है, 3 मिनट लग सकता है, लेकिन आपको जानना बहुत बेहतर है, बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हम कुछ शब्द बता रहे हैं, तनु और सांद्र, जरा समझिएगा। एक सांद्र होता है, सांद्र जिसे कम बोलते हैं, ये तनु होता है डायलूट, ये तनु। मेरे मुन्ना, सांद्र तनु के विषय में हम कुछ चर्चा कर दे बेटा। ये वाला हम चीज़ मिटा दे रहे हैं, पेपर वाला, क्योंकि इसको पढ़ा दिए हैं बेटा, इसको देखिए हम मिटा दे रहे हैं। जरा सा बोर्ड फंसा हुआ है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपके पास यह वीडियो में अंकित हो जाएगा, थोड़ा सा हमको जगह भी मिल जाएगा पर्याप्त चीज़ों को समझाने के लिए, हम पर्याप्त चीज़ों को समझा भी सकते हैं, इसलिए इसको मिटा दिए बेटा। देखिए यही बोलो, आप विधिवत एक तरीके से जैसे टीचर अध्यापक पढ़ाते हैं उस लहजे में बेटा हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम तो हो ही जाएगा, लेकिन एक आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, अपने खास लोगों से बता दीजिएगा
कि एक सर हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा लगेगा तब, नहीं तो मत करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, यानी लगेगा कि हम पढ़ाई हमारी है, कुछ चीज़ें सीखने लायक है, तब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। देखिए बेटा, अगर करेंगे तो आप उस योग्य रहेगा तो करिएगा। देखिए मेरे प्रिय बेटा, हम जरा सा एक चीज़ बता दें सांद्र और इसके विषय में, सांद्र और तनु के विषय में बता दें बेटा। तनु, देखिए सांद्र का मतलब होता है, देखिए खाली नाम हम खाली एक परिभाषा नहीं, बल्कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर बता दें। सांद्र माने होता है गाढ़ा और तनु माने हल्का। दो चीज़ तो जान गए। जैसे हमको सपोज करिए कि हमको शरबत बनानी है, चीनी पानी का, केवल देसी शरबत भाई, आजकल रुआवजा दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें हैं, हम देसी शरबत बनानी है, चीनी पानी हमारे पास है, कोई थक के आया, तो जब चीनी की 1 लीटर है, मान लो 1 लीटर पानी में हमको बनाना है, एक जगह 1 लीटर पानी में 200 ग्राम तो हो गए, 100 ग्राम छोड़ दिए चीनी, ये, और एक में 1 लीटर पानी में 80 ग्राम छोड़ दिए बेटा। तो यह पानी की आयतन बराबर है, ये बराबर है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी जो घुल रहा है चीनी, जिसमें अधिक मात्रा में होगा वह सांद्र हो जाएगा, और जिसमें कम रहेगा वह तनु हो जाता है। यानी सांद्र माने गाढ़ा, तनु माने हल्का। तो एक जनरल बात हम बता दें, एक शरबत हो रहा है चीनी का, और एक सीरा बनाया जा रहा है, मिठाई बनाई जा रही है। तो जो सीरा है, यानी जो मिठाई जो मिठाई जिससे बनती है वह सांद्र है, और शरबत जो हो जाएगा यह तनु हो जाएगा। शरबत जो हो जाएगा बेटा यह तनु हो जाएगा। सीरा हम लोग कहीं देखिए हर जगहों पर अलग अलग बोलते हैं, पश्चिमांचल में कुछ बोलते होंगे, हम चूँकि पूर्वांचल से संबंधित हैं, यहाँ भाई हम लोग के सीरा बोला जाता है। तो जो सीरा हो गया यह सांद्र है, और तनु जो हो गया शरबत हो गया। लेकिन इसकी परिभाषा जब बताएंगे तो हम एक बिलियन पार्ट होगा, सारे रसायन विज्ञान के पढ़ाया हुआ चीज़ बेटा आप जरूर देखिएगा। तनु, सांद्र, विलयन, मानक विलयन सब बताएंगे। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। तो हम सांद्र और तनु के विषय में बताए बेटा। अब देखो हमारा बताने का मेन मकसद क्या है ये समझ लो। मान लिए कि हमारा कोई ये जो मानव निर्मित है अकार्बनिक रसायन बेटा हमारा जो है, इसको हम सांद्र से तनु बनाना, जितना सांद्र होगा ये बेटा, ये जितना सांद्र होगा ना, जितना गाढ़ा होगा उतना खतरनाक होगा। मेरा बेटू जरा ध्यान से सुन ले बेटा, ये जो अकार्बनिक खनिज अम्ल है ना, इनऑर्गेनिक, यह जितना गाढ़ा यानी सांद्र होगा, बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि अभी नया सीखोगे तो सांद्र माने गाढ़ा, सांद्र माने गाढ़ा, जितना गाढ़ा होगा, जितना सांद्र होगा उतना खतरनाक होता जाएगा। तो हर जगह तो सांद्र का जरूरत, गाढ़े की जरूरत पड़ेगा नहीं, इसको हल्का करके भी कुछ जगहों पर तो उपयोग किया जाता है। तो अब इसको हम देखिए बताने का क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए बड़ा खतरनाक चीज समझाने जा रहे हैं बेटा। सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए देखिए क्या प्रक्रिया करते हैं। 2 चीजें हैं। पानी देखिए, यानी पानी को मिक्सचर करके सांद्र से तनु बनाया जा सकता है, यानी सांद्रता से तनुता की जा सकती है। यानी गाढ़े को हल्का बनाने के लिए मेरे प्रिय बेटे निश्चित है कि पानी का मिक्सचर करना होगा। अब देखिए पानी का मिक्सचर करना कैसे होगा, यो एक भयानक ये चीज़, जीवन का घटना, बहुत दुर्घटना भी घट सकती है। इसी के बीच में हम बताएंगे बेटा। देखिए गाढ़े विलयन को, यानी
गाढ़े गाढ़े विलयन को यानी सांद्र, सांद्र विलयन को यानी सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। प्रयोग या सांद्र अम्लों को अम्लों को तनु बनाने के लिए बहुत सावधानी बरती जाती है। हम लिख दे रहे हैं, बहुत सावधानी बरती जाती है। अब इसके विषय में देखना बेटा, देखिए जब इसको सांद्र से तनु बनाया जाता है तो आप पहले इसमें अम्ल लेकर पानी नहीं डालेंगे बेटा, याद कर लो, जरा बात सुन लीजिए, एक कदापि ऐसी प्रक्रिया मत करना। सुन लो फिर से बेटा, इसमें यदि अम्ल है, इसको सांद्र से तनु बनाने के लिए कभी पानी मत छोड़ना। मेरे प्रिय बेटा जरा फिर देखो, यहाँ कटिम कुटम किए हैं कि ऐसा मत करना, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। देखिए इसकी उपयोगिता हम और बता दे रहे हैं आपको। कभी कभी दैनिक जीवन में जब जो लैट्रिन रूम होता है, अगर कुछ सफाई वफाई करनी होती है तो उसमें डाला जाता है, तो इस चीज़ को बड़ी सतर्कता से डाला जाता है। अगर ज़्यादा सांद्र अगर है तो यह खतरनाक बन जाता है, इससे बहुत बचाव किया जाता है बेटा। एकाएक ढक्कन खुलने पर विस्फोट हो सकता है, आँख नाक मुंह में चला जाएगा। यह बहुत बड़ी सावधानी है, बार बार यही मेन है। अच्छा, ऐसा कभी मत करना। दूसरी स्थिति, सबसे पहले अम्ल को तनु बनाने के लिए पहले पानी में ये अम्ल को छोड़ा जाता है, बूंद बूंद करके, यानी बूंद बूंद करके। देखिए साफ साफ लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ लिखे हैं कि गाढ़े यानी सांद्र अम्लों को तनु बनाने के लिए सावधानी बरती जाती है, बहुत सावधानी बरती जाती है बेटा। सावधानी में क्या है, आप अम्ल में पानी को कदापि मत छोड़िएगा, अम्ल में पानी को मत छोड़िएगा, नहीं तो इसमें विस्फोट होता है। इसमें यह उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं बेटा, इसमें इतनी तेजी से उष्मा निकलेगी ना, ये सब मुँह सूह सब जला देगी। अब इसके विषय में एक हम आपको कहानी सुना दें। हम पूरी विस्तृत तो चर्चा इसकी नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को गोपनीय रखेंगे बेटा। जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, दो टीचर, एक फिजिक्स के थे, एक केमिस्ट्री के थे बेटा। और फिजिक्स वाले सर फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और दो केमिस्ट्री के टीचर थे राजकीय कॉलेज में और दो फिजिक्स के थे। एक लोग का ट्रांसफ़र हुआ तो फिजिक्स वाले सर सोचे, वह वाइस प्रिंसिपल थे, वह बेटा क्या थे, वाइस प्रिंसिपल थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। किसी दुर्घटना से, देखिए यही दुर्घटना से घटित हुए, अब तो प्रयोग किसी विद्यालय में कराया ही नहीं जाता है। शिक्षा का तो ये दुर्दशा हुआ है बेटा ना, आत्मा रोती है, आत्मा पूरी रोती है कि शिक्षा का क्या दुर्दशा हुई है। तो अभी इस पर बता दें, जब वो सांद्र विलयन को तनु विलयन बना रहे थे फिजिक्स वाले सर जी, तो अचानक ये चीज़ की जानकारी नहीं थी और ज़्यादा मात्रा में वो अम्ल में पानी डाल दिए और पूरा जल गया, और जल के उनका पूरा चेहरा बंदर जैसा हो गया। और 20 बरस समझ लीजिए कि वो उसी तरीके से जला हुआ चेहरा, एकदम जो बहुत सुंदर थे, ये एकदम बदसूरत, तो पता नहीं कैसे स्थिति अच्छी बच गए बस। तो उसी चीज़ से हम बताना चाह रहे हैं बेटा, हम गोपनीय बात रखे हैं, लेकिन नाम का हम नहीं उच्चारण करेंगे क्योंकि गुरु हमारे थे, समझ गए बेटा। लेकिन इस घटना से आप कभी मत घटित हो जाइएगा। तो ये चीज़ें समझ गए हमारे प्यारे बच्चे। तो आप देख लीजिएगा कि अम्ल में यानी सांद्र विलयन को
तनु विलयन बनाने के लिए कभी अम्ल में पानी मत छोड़िएगा, या पानी में अम्ल को धीरे धीरे बूंद बूंद करके छोड़ा जाता है। चलिए ये चीज़ भी बता दिए, ये सावधानियों के लिए बता दिए। सतर्कता, यस अम्ल आपको जानलेवा हमला हो सकता है। एसिड अटैक नहीं बोला जाता है आजकल, किसी को मुंह को जला दिया जाता है, ये किया जाता है। आजकल बहुत से घटनाएं घटित हो रही हैं। किसी को अगर एकदम उसके चेहरे को एकदम पहचानने के लिए नहीं बनाया जाता तो ऐसा लोग कर देते हैं। है बहुत से आदमी जीवन में बहुत लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, एक से एक है, प्रकृति जन्म दी है सबको। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे प्रिय बच्चों। अच्छा, हम एक किस बात पर बता दिए, अम्ल के तनुकरण करने पर, यानी सांद्र अम्लों को तनु बनाने के लिए बेटा। अब हम चलते हैं बेटा अम्ल के असली अम्ल पर। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लिटमस पेपर पर या नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये जनरल चीज़ें हैं। अब आइए अम्ल की परिभाषा हम दो तरीके से बताएंगे बेटा, एक आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, एक ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के अनुसार। मेरे प्रिय बेटा, मेरे प्रिय बच्चों, देखिए पढ़ाई की अब लय पकड़ रहा है, पढ़ाई अब लय पकड़ रही है बेटा। यह अम्ल को हम दो तरीके से परिभाषित करेंगे बेटा। रसायन विज्ञान के आधार पर हम अम्ल को दो तरीके से परिभाषित करेंगे। अम्ल को परिभाषित, अम्ल को परिभाषित हम दो तरीके से करेंगे प्रिय बच्चों। एक बेटा हम आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार करेंगे। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने, देखिए यहाँ कहीं कहीं आर्हेनियस लिखता है, ये आर्हेनियस, और कहीं कहीं ऐसे भी लिख देता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अरे इधर सर जी गलत लिख दिए हैं। आर्हेनियस, यह इंग्लिश में नाम, इंग्लिश साइंटिस्टों का नाम है। आर्हेनियस कहिए चाहे आर्हेनियस एक में हो गया। आर्हेनियस के अनुसार हम बताएंगे। और एक ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी होता है या लो है, हम लॉरी लिख देते हैं और करके। यह ब्रॉन्स्टेड तथा अकॉर्डिंग टू अम्ल डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। आर्हेनियस के अनुसार क्या है बेटा, देखिएगा अम्ल वे पदार्थ होते हैं, देखिए यहाँ पूरा लिख ही दें, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो या जिसका जलीय विलयन जो जलीय विलयन में साहित्यिक दृष्टि से बड़ी गलतियां होती हैं। क्या लिखे हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन धनायन के रूप में देते हैं। याद कर, हम लिखते रहें, आप याद करते रहिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन के रूप में देते हैं, इसके अलावा कोई धनायन नहीं देते हैं। इसके अलावा कोई, देख बेटा हम बोर्ड पर लिखने वाले अध्यापक हैं, और हम चाहे हमको असली कहो चाहे नकली कहो, हम बोर्ड पर लिखने वाले हैं। और एक आध टन, 2-4 टन हम चाक खत्म समाप्त किए होंगे अपने जीवन में। 2-4 टन की बात कर रहे हैं बेटा। अब इस समय ये तो अलग अलग चाक आ रहे हैं ना, उस समय गोला वाला चाक आता था, इतना खड़िया जिसे बोलते थे, इतना बड़ा बड़ा लेके 2-4 टन हम चाक समाप्त किए होंगे पढ़ाकर।
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस धनायन के रूप में देते हैं, इसके अलावा कोई धनायन नहीं देते, इसके अलावा कोई धनायन नहीं देते। यह अब जैसे है, देखिए यहाँ पर HCl अम्ल है, इसका जलीय विलयन इसको AQ से लिख देते हैं जलीय। देखिए एक चीज़ और बता दें, कहीं कहीं बेटा G से गैस होता है, L से लिक्विड यानी द्रव, G से गैस, और कहीं कहीं AQ से एक्वाइस, इसको जलीय विलयन बोला जाता है। AQ जहां लिखा तो समझ लो कि उसका जलीय विलयन, याद कर लो, दिमाग में रख लो, इसका जलीय विलयन AQ लिखेंगे तो जलीय विलयन। हालांकि यहाँ एक हम लिख दे रहे हैं बार बार, इसका जलीय विलयन, एक्वियस जलीय विलयन, यह इसी को हम कोष्ठ में AQ लिख देंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे कि सर जी ने बताया था AQ का मतलब एक्वियस, ये होता है जलीय विलयन, G से गैस। देखिए एकदम हमारे YouTube से जुड़ जाइए, देखिए 100 में 100 नंबर पाएंगे साइंस में। 95 नंबर तो बेटा दाग नहीं है, आप अगर 5 नंबर नहीं पाएंगे तो अपनी वजह से नहीं पाएंगे। देखिए अभी समय है दिसंबर ये आधा ये है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आधा, बहुत समय है। असली पढ़ाई तो यही समय होती है। जलीय विलयन में H प्लस और Cl माइनस दे रहे हैं बेटा, यह H प्लस और Cl माइनस। H2SO4 का जलीय विलयन AQ लिख दिए रहे हैं। यह देखिए H2 है ना, तो यहाँ 2H हो जाएगा बेटा, 2H प्लस और SO4 माइनस, माइनस माइनस। देखिए जितना हाइड्रोजन होगा, ये धन वाला नहीं, जितना हाइड्रोजन की संख्या यहाँ होगी उतना ऋण पर माइनस होगा, यानी 2 हाइड्रोजन है यहाँ ना, तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब एक क्या लिख के हम समझाएंगे आपको। देखिए HNO3 इसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। एक तो H है तो H प्लस, यहाँ हो जाएगा NO3 माइनस। तीसरी स्थिति बेटा, जैसे एक है फास्फोरिक एसिड लिख दे रहे हैं H3, हालांकि यहाँ हम चर्चा नहीं किए हैं, H3PO4, इसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, लिख दे रहे हैं फास्फोरिक। ये सब का तो चर्चा आपके किताब में कहीं देखेंगे लिखा होगा, ये भी लिखा रहेगा, कहीं मान लीजिए इस आकस्मिक मिलेगा। ये फास्फोरिक अम्ल है बेटा। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कैसे है, 3 हाइड्रोजन बेटू, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3H, और जो PO4 है बेटू, PO4 पर जेट हाइड्रोजन है ना, उतना माइनस हो जाएगा। या सीख लीजिएगा, यह सब पढ़ाई का असली मुख्य बिंदु है बेटा। आगे बढ़ें, फास्फोरिक अम्ल के हो गया। एक और बता देते हैं बेटा, एक हम अकार्बनिक रसायन वो अम्ल के विषय में लिख दें, जैसे CH3 COOH, यह एसिटिक अम्ल है। इसे एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बेटा। जब एथेनोइक एसिड भी है, इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक। जरा देखना बेटा, बहुत अच्छी चीज़ इसमें मिलेगी। अब यहाँ तो हम बताए थे बेटा जेट हाइड्रोजन है, तट पहले संख्या लिखना। अब तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि सर ने बताया कि यहाँ H3 है तो 3 H तो लिख दिए, अब यहाँ H 3 है तो यहाँ भी 3 H लिख दें। नहीं बेटा, H इसके साथ है और ये अकेला H है, यहाँ धोखा हो जाता। जो हम यहाँ बात बोले थे ना, देखिए A अलग है पूरा, यहाँ H कार्बन के साथ है, H अकेले है, तो यहाँ पर जो होगा ना, ये कैट H है, H प्लस, और ये पूरा अम्लीय है जो CH3 COO माइनस है बेटू। यही मेन मुद्दा हमारा था, यही कि समझा दें, नहीं तो यहाँ बच्चे धोखा खा जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा परिभाषा के विषय में बताएं बेटा। अम्ल को परिभाषित कर रहे हैं आर्हेनियस के अनुसार। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन के रूप में देते हैं, इसके अलावा कोई धनायन नहीं देते हैं। बेटा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन के रूप में देते हैं, इसके अलावा कोई धनायन नहीं देते हैं। एक बात और बता देते हैं बेटा, घालू। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन के रूप में देते हैं, इसके अलावा कोई धनायन नहीं देते हैं। यही अम्ल की परिभाषा है। थोड़ा इसमें और आर्हेनियस ने जोड़ दिया बेटा कि यह हाइड्रोजन धनायन, यह हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन धनायन, यह हाइड्रोजन धनायन जल से क्रिया करने के बाद, यह जल है H2O, जल से क्रिया करने के बाद यह H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। मेरे बेटू ध्यान से सुन ले मेरे बेटा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन के रूप में देते हैं, इसके अलावा कोई धनायन नहीं देते हैं। यह हाइड्रोजन धनायन, यह हाइड्रोजन धनायन जल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोनियम आयन बनाता है। आर्हेनियस के अनुसार बेटा यही अम्ल है, यही अम्ल की परिभाषा है। और ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता। इसके विषय में रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं मेरे प्रिय बच्चों, थोड़ा सा ऊंचे, यानी ये बोर्ड की परीक्षा में है, ज़्यादा कठिनाई से हम अगर बता देंगे ना तो कुछ बच्चों के ये सब का है, फालतू चीज़ है, तो परेशानी बढ़ जाती है। देखिए, ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार यह प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ लिखे थे, अम्ल, अनिला और अप्रोदा भी लिख दो। अप्रोदा, अप्रोदा अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, किसके अनुसार, ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार। अप्रोदा अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। और क्षार अपने आप बता देंगे क्या होंगे, ये तो हम बिना बताए आप बताइबो नहीं करेंगे, जब क्षार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है बेटा, अप्रोदा होते हैं। इतनी चीज़ों के विषय में बेटा हम अम्ल के विषय में हम आपको बता दिए। देखिए, अब अम्ल के विषय में परिभाषा बताए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी रासायनिक गुण बताने जा रहे हैं बेटा। अब हम आपको अम्ल का रासायनिक गुण बताएंगे। भौतिक गुण क्या है, ये खट्टा होते हैं, समझ गए। अब इसका प्रयोग क्या, अब जब हम रासायनिक गुण बताएंगे तब देखिए इसमें स्थिति क्या है। मेरे बाबू, अभी हम बताए थे अम्ल के, अब देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्यारे बच्चों हम आपको अम्लों का रासायनिक गुण बताने जा रहे हैं बेटा। क्या बताने जा रहे हैं, अम्लों का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहली स्थिति देखिए, केवल अम्ल पढ़ाने में मेरे प्रिय बच्चों, केवल अम्ल पढ़ाने में लगभग देखिए 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा। अब सोचिए कि यह पाठ तो कम से कम 15 घंटे का था। अगर मन से किसी को बहुत तेज करना होगा तो कम से कम ये 15 घंटे का क्लास चलेगा बेटा, 10 से 15 घंटा। उसमें एक्सरसाइज भी है, सारी चीज़ है। हम जो पढ़ाए बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये सब लेकर कम से कम 10 से 15 घंटे बेटा। तो चलिए थोड़ा सा और देखिए, इसमें हम प्रॉपर्टीज बताने चल रहे हैं। देखिए अम्लों का रासायनिक गुण क्या है। अम्ल एक प्रबल संक्षारक का काम करता है। संक्षारक जान लीजिए, संक्षारक इसके पहले वाले चैप्टर में हेडिंग भी था। संक्षारण और संक्षारक दोनों में अंतर समझ लीजिए। पहले संक्षारण एक घटना है जहाँ अड़ लग जाए, संक्षारण अड़ लग जाए, यह एक घटना को घटित करता है। और संक्षारक जो है यह नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा है बेटा। यह जो संक्षारित कर दे वह संक्षारक,
और यह संचारित करने की घटना संचारण कहलाती है। देखिए साहित्य भी बहुत जरूरी है, बिना हिंदी के आप अंग्रेजी में हिंदुस्तान में रह के तेज नहीं हो सकते हैं। या बता दें, बिना हिंदी जाने हिंदुस्तान में रह के, भाई अब चल जाइए भेज दीजिए विदेश शुरू से, तो वो अलग बात है। लेकिन देखिए संक्षारक अम्ल जो होते हैं ये एक प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब किसी चीज़ को संक्षारित कर देना, नष्ट कर देना, नष्ट नाबूद कर देना, उस पर संरक्षित कर देना, जमा देना, सब ये सब इसका अर्थ है संक्षारक का। जो किसी चीज़ को जम के ऊपर अधिकार प्राप्त कर ले या उसको सड़ा गला के समाप्त कर दे, अपना वर्चस्व दिखा दे, ये सब संक्षारण की एक शब्द है। चलिए ये सब चीज़ रही। आइए बता दें, लकड़ी पर छोड़ेंगे तो लकड़ी जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कपड़े पर छोड़िए, कपड़ा समाप्त हो जाएगा। चमड़े पर अगर छोड़ दीजिए, पूरा चमड़ा गला के खत्म कर देगा, तो यही संक्षारक है। आइए अम्लों का रासायनिक गुण के विषय में बता दें तेजी से बेटा। देखिए जब अम्ल धातुओं से क्रिया करता है, रिएक्टेड टू द मेटल्स, जब धातुओं से क्रिया करता है, देखिए बेटा जिंक एक धातु है, यह सल्फ्यूरिक एसिड जब धातु से क्रिया कर रहा है जिंक से, तो यह लवण बना रहा है, धातु का लवण, यानी जिंक सल्फेट को पकड़ लिया और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया। इसमें यहाँ यह विस्थापनी प्रतिस्थापनी अभिक्रिया भी है, यह एकल प्रतिस्थापनी अभिक्रिया भी है बेटा। यह जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया और सल्फेट के साथ जुड़ गया, यह विस्थापनी या प्रतिस्थापनी अभिक्रिया है। और तो धातु क्या करते हैं, या जब अम्ल से धातु की क्रिया कराई जाती है तो धातु जो होते हैं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यह ध्यान रहे बेटा कि सब धातु नहीं ऐसे होते हैं जो अम्ल से हाइड्रोजन निकालें। फिर सुन लीजिए, सभी धातु ऐसे नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालें। विद्युत रासायनिक श्रेणी में वही धातु अम्ल से हाइड्रोजन को निकालते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। एक बार फिर से बोल दें, देख लो बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की घटना का अध्ययन करके आपको यह जानना होगा कि कौन से धातु हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में किन धातुओं को हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, वही धातु हाइड्रोजन या अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, वरना यह अभिक्रिया नहीं होगी। विस्थापनी अभिक्रिया तब संभव नहीं होगी बेटा जब कोई धातु जो हाइड्रोजन से दुर्बल हो, हाइड्रोजन से कम सक्रिय हो, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे हो, वह विस्थापित या हाइड्रोजन नहीं कर पाता है। ऐसी अभिक्रियाएं तब संभव नहीं होती हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज दोहरा दिए इनमें बात। तो देखिए यहाँ पर क्या है, HCl अम्ल है, यह जिंक से क्रिया कराया गया, तो यह जिंक क्या हो गया बेटा, यह पकड़ लिया क्लोरीन को और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। देखिए यहाँ क्लोरीन 2 है ना, तो यहाँ 2, ये देखिए, ये भी रासायनिक समीकरण भी बहुत गहराई से पढ़ना होता है। कुछ रासायनिक समीकरण, एक पार्ट पूरा होगा रासायनिक समीकरण का जो 1 घंटे का, उसमें पूरा रिएक्शन, एक रिएक्शन बताएंगे, आप 25 रिएक्शन कर लेंगे। ये भी स्थिति है बेटा रासायनिक समीकरण का। केवल रासायनिक समीकरण हाई स्कूल नहीं, रासायनिक समीकरण का ही पार्ट होगा। देखिए बेटा है, आगे बढ़ा दे बेटा। मैग्नीशियम है, यह द्वितीय समूह का तत्व है, यह नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से क्रिया कराए तो यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट बना और हाइड्रोजन गैस विस्थापित निकल गया। यह जो गैस, यह जो तीर लगता है बेटा ऊपर वाला ना, ये कहता है कि गैस ऊपर जा रहा है। और एक चीज़ और बता दें, जब कोई चीज़ तीर ऐसे बनाया जाता है तो यह प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट इंग्लिश में, और हिंदी में अवक्षेप। यह अवक्षेपण की एक अभिक्रिया भी होती है जो इसमें नहीं लिखा है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, चूने में आप पानी मिला दीजिए, यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम देखते हैं कि चूना जो होता है नीचे तलछटी में बैठ जाता है परख नदी में, तो नीचे बैठ गया तो वह जो चूना बैठा है बेटा ना, उसी को प्रेसिपिटेट अवक्षेप बोलते हैं। ये भी जान लीजिए, जो अर्थात कोई चीज़ तीर नीचे दिखाया ना, तो कहने का मतलब नीचे आ रहा है, वो जम गया, नीचे बैठ गया, यह प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। और ये जो अभिक्रिया होती है यह अवक्षेपण की क्रियाएं होती हैं कि अच्छा, केमिकल प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण की क्रियाएं।
रासायनिक क्रियाएं। अब देखिए दो चीज़ हम बता दिए बेटा। क्या बताए? जब कोई भी अम्ल धातु से जब क्रिया करती है, सक्रिय धातु से, तो यह हाइड्रोजन गैस निकालती है, धातु का लवण बनाती है। अब धातु के कार्बोनेटों से जब अम्ल की क्रिया होती है, धातु के कार्बोनेटों से बेटा जब अम्ल की क्रिया होती है, जैसे धातु के कार्बोनेट कौन है? कैल्शियम धातु है मेरे बेटू, यह कैल्शियम धातु है और यही धातु का कार्बोनेट है। देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया होगी, वही मेंडलीव की आवर्त सारणी में मैग्नीशियम भी रखा गया, सेम वही लिखा जाएगा, केवल Mg यहाँ लिख दिया जाएगा। तो एक लगाए 10 पाए, यानी एक समीकरण बनाएंगे, बताएंगे और 10 के अपने आप रिएक्शन हो जाएगा बेटा। देखो कैल्शियम या धातु के कार्बोनेट हैं। जब धातु का कई कार्बोनेटों से जब अम्ल की क्रिया होती है मेरे प्रिय बेटा, तो अल लिखा गया अम्ल की जब क्रिया होती है तो यह धातु के क्लोराइड यानी धातु का लवण बनाते हैं। इसे हम धातु का लवण कह देते हैं, धातु के लवण। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तीर बना दिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। क्या होता है? देखिए क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। व्हाट हैपेंस, क्या घटित होता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी धातु के कार्बोनेटों की क्रिया अम्लों से कराई जाती है, तो मेरे बेटा रे आपको जवाब लिखना होगा, सर जी यह धातु के लवण बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। क्या होता है जब धातुओं के कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कराई जाती है? तो आपका जवाब होगा गर्भ के साथ कि धातु का लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये आपको ऐसे पढ़ाई होनी चाहिए बेटा। अच्छा बना देंगे। आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करते जाइए। ये मेरा वादा है कि पूरे देश की बात कर रहे हैं, जो आधारी चीज़ हम बता दें बेटा, बहुत अनुभव है। ये उंगली देख रहे हो ना, ये उंगली पतली हो गई चाक घिसते घिसते, बहुत अनुभव है। और सारे विषय आदमी आपको एक स्तंभ का एक बुनियाद जो है ना, तगड़ा बुनियाद तो रख ही देंगे हम, ये मान लेना बेटा, एकदम तगड़ा बुनियाद कि आप जहाँ चाहिए तहाँ विचरिए। अधिकारी बनना अधिकारी बनिए, IAS अधिकारी बनना IAS अधिकारी बनिए, और आपको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए। लेकिन आप कोई कह नहीं सकता कि लड़का किस स्कूल किस मास्टर का पढ़ा हुआ है। हम बार बार बता दे रहे हैं बेटा। देखिए धातु के कार्बोनेट को जब एक क्रिया करेंगे बेटा तो ये बनेगा। अब यहाँ धातुओं के बाइकार्बोनेट, थोड़ा सा बाइकार्बोनेट की चर्चा कर दे बेटा। जब जैसे देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है, यह सोडियम कार्बोनेट है यह, लेकिन जब यही सोडियम को हम ये दो हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक सोडियम का और एक हाइड्रोजन का, दो बैलेंसी हो गई। अब एक कार्बोनेट ये, इस सोडियम के कार्बोनेट में कोई अलग से हाइड्रोजन आ जाए बेटा ना, यह सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। यह सोडियम क्या बोलते हैं, कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। मेरे बेटा रे जरा एक चीज़ यहाँ आ ही गई तो हम बता दें। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, यह लवण है बेटा। ये क्या है बेटा, यह लवण है। जब किसी भी लवण में हाइड्रोजन अलग से आ जाए मेरे प्रिय बेटा, जब किसी भी लवण में हाइड्रोजन अलग से जुड़ जाए तो बेटा रे यह अम्लीय लवण होगा बेटा। मेरे प्रिय बाबू यह अम्लीय लवण होगा। किसी भी धातु के कार्बोनेटों में या किसी लवण में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जिसे बाई की संज्ञा देते हैं, तो ऐसे लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं बेटा। यही पर बहुत बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं, समझ गए बेटा ना। यही पर देखो, अब चूंकि पढ़ा रहे हैं तो मन से पढ़ाएं, मन से पढ़ो। देखिए सोडियम क्लोराइड यह भी लवण है। क्या कारण है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड नीले लिटमस को लाल नहीं कर पाता है। हमारे बेटा जरा सुन ले बात बेटा, क्या कारण है कि सोडियम बाइकार्बोनेट नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड
नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो आपका जवाब होगा, देखिए जवाब क्या होगा, लिखने की तजुर्बा क्या है बेटा। यह सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण यह अम्लीय लवण है, जबकि सोडियम क्लोराइड न अम्लीय है न क्षारीय है। यह प्रबल अम्ल और दुर्बल प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बना है। यह उदासीन है, इसलिए यह लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रकृति अम्लीय है हाइड्रोजन होने के नाते, इसलिए यह लिटमस पेपर को नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसकी प्रकृति अम्लीय है। तो ये भी हमारा होगा बेटा। ये तो केवल टेलर है, ये 1 मिनट का टेलर है केवल, समझ गए मेरे बेटा ना। इसके विषय में तार्किक प्रश्नों का समावेश हमारा होगा। ज्वाइन कर ले बेटा, ज्वाइन कर ले, हम बता दे रहे हैं, ज्वाइन कर लो। कहोगे कि कोई पढ़ाने वाला मास्टर है, नकली नहीं असली। देख बेटा, बोलें आगे स्थिति में अच्छा, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से जब क्रिया करता है बेटा, यह धातु के बाइकार्बोनेट, तो यह धातु के लवण यानी सोडियम क्लोराइड लवण है, और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा, क्या होता है धातुओं के बाइकार्बोनेट जब अम्लों से क्रिया करती है। फिर सुन ले बेटा, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, क्या घटित होता है कि धातु के बाइकार्बोनेट जब अम्ल से, देखिए धातु का बाइकार्बोनेट है, लिख दे कहा, लिख दे नहीं, पता नहीं तो लोग का ध्यान कहाँ है, यहो तो बात है। खोपड़िया ऐसे आंख से देखते रहेंगे, दिमागवा कहीं चल जाता है। जी सर, आजकल शिक्षा जी सर, अरे दिमाग जी सर नहीं, पढ़ाई तो एकदम कंसंट्रेट एक जगह होना चाहिए। जी सर वाले में तो चल गए बेटा। देखिए धातुओं के बाइकार्बोनेट यानी धातुओं के क्या होता है, जब कोई भी अम्ल धातुओं के बाइकार्बोनेटों से क्रिया करता है तो धातु का लवण, ये क्या है बेटा, धातु का लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है बेटा। देखिए एमन जानने में कहा है, एमन रासायनिक अभिक्रिया भी हम समाहित कर दिए, दोहरा भी जाएगा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की भी पढ़ाई चल रही है। और लड़के क्या हैं, अरे सर हमारा तो केवल अम्ल क्षार सर नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे जानकारी रखो बेटा, सब दोहरा जा रहा है। देखिए अगला देखो बेटा, धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया, क्या होता है जब कोई अम्ल धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करता है तो धातु का लवण बनाता है। क्या बनाता है बेटा, धातु का लवण बनाता है और जल बनाता है। यह धातु का लवण है। क्या होता है, धातुओं के ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करते हैं, या धातुओं के ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया कराई जाती है, या अम्ल से धातुओं के ऑक्साइड की क्रिया कराई जाती है, तो धातु के लवण और जल बनते हैं। यह धातु के लवण साल्ट या जल बनते हैं। तीसरी स्थिति बेटा, क्या होता है, अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है, तो बेटा यह जल के अलावा लवण बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, लवण। यह एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण तथा जल बनते हैं। यह क्या है बेटा, जब अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है, जो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, इसमें लवण और जल बनते हैं, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देख बेटा, अम्ल और क्षार के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह क्षारों से जब क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। ये चीज़ है बेटा, अम्ल के विषय में हम कुछ बता दिए बेटा। अब हम दूसरा चैप्टर, दूसरा लेक्चर जो हमारा बेटा होगा, यह दूसरा लेक्चर जो होगा वह क्षार से संबंधित होगा। मेरे प्रिय तोता, मेरे प्रिय बेटा, यह क्षार से संबंधित होगा दूसरा